मूल निवासियों पर बनी फिल्म कर्णनन में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में साउथ के सुपरस्टार धनुष मुख्य भूमिका में रोल निभा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्णनन मूवी, जिसकी शुरुआत में हम एक रोड पर छोटी सी बच्ची को पड़ा देख पाते हैं, जिसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। वहाँ पर रोड पर से काफी सारी गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही होती है, मगर उस बच्ची को उठाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हर कोई मानो बस अपने काम से लगा हुआ था और हर कोई इतना जल्दी में था कि उसे देख भी नहीं रहा था। वो बच्ची वहाँ पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। वहीं ऊपर से एक ड्रोन शॉट सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर इस वक्त उसके ऊपर एक मास्क होता है। अब ये मास्क उसके मुंह पे कहाँ से आया, वो मैं आपको आगे इस कहानी में एक्सप्लेन करूँगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पर हम एक पुलिस की गाड़ी को देख पाते हैं, जिसमें इस वक्त एक शख्स को हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे अदालत की ओर ले जाया जा रहा होता है। और यही है हमारे इस कहानी के लीड कैरेक्टर धनुष, यानी कि कर्नल मेन वाइल। स्टोरी का इंट्रो भी साथ में चलता रहता है, जहाँ पर कुछ लोग जलती लकड़ी के कुछ टुकड़ों को लेकर गर्दन की ड्राइंग बनाते हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि पुलिस वाले कर्नलों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, मानो कि उसने कोई जुर्म किया हो, और बाद में से घसीटकर अदालत ले जाया जाता है। जिसके बाद कहानी जाती है यहाँ से एक छोटे से फ्लैशबैक में जाम कार्दन को देख पाते हैं। इस वक्त वो सो रहा होता है, तभी उसकी बहन से चिल्लाकर उठाती है और कहती है कि घर का कोई काम नहीं करना है। क्या नींद से उठा कार्दन बाहर आकर अपना शर्ट पहनता है और तभी से उसे याद आता है कि आज तो गांव की एक पूजा है, जो कि हर साल इस गांव में इसी दिन मनाई जाती थी। जिसमें होता यह है कि गांव के कुछ लोग एक मछली पर हल्दी लगाकर इनके गांव के रिवाज के अकॉर्डिंग कुछ तंत्र मंत्र पढ़ते हैं और फिर उसे हवा में उछालकर एक तालाब में फेंकने वाले होते हैं। लेकिन इसी बीच इसे एक तलवार से आधा आधा काटना होता है, और जो भी कोई इस काम को करने में सफल हो जाता है तो उसका गांव में काफी नाम हो जाता है। एक तरीके से मानो गांव में उसका बन जाता है और हर कोई इसकी बात मानता है। कर्नल अपने दादा के साथ इस रस्म को निभाने के लिए यहाँ पर पहुँचता है। वेल यहाँ पर इस रस्म को करने के लिए वाड़ा मलाई भी रेडी था, मगर तभी उसके दादा यानी कि यमन कहते हैं कि इस बारी रस्म मेरा पोता है। जिसके बाद वो एक बॉक्स से एक लंबी चमक थी तलवार निकालते हैं और कर्नल के हाथों में थमा देते हैं। ये देख पूरे गांव वाले उसको चीर अप कर रहे होते हैं, उसे जोश दिला रहे होते हैं। जिसके बाद उस हल्दी लगी मछली को हवा में उड़ाया जाता है और कर्नल दूर से एक लंबी जंप मारते हुए अपनी तलवार से उसे बीच से आधा आधा काट देता है। ये देख तो पूरे गांव वाले हर्षोल्लास से भोर विभोर हो जाते हैं, थोड़ी ज्यादा हिंदी मतलब मस्त हो जाते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले नाचते गाते गर्दन को हाथी पर बिठा देते हैं और जोर जोर से पुपाड़ी बजाने लगते हैं। वहीं पर एक लड़की उसे घूर कर देख रही होती है और जो लोग गांव के डांस कर रहे होते हैं उन्हें देखकर उसे भी डांस करने की इच्छा करती है। वेल इसका नाम होता है द्रौपदी, जो कि कहीं न कहीं वही कन्नन पर लाइन मार रही होती है और यह वाड़ामल्ले की सिस्टर होती है। तभी वह वहाँ पर आकर उसे घर के अंदर जाने के लिए कहता है। वहीं भीड़ में हम उसकी एक फ्रेंड को भी देख पाते हैं, जो कि शहर में एग्जाम देने के लिए जाने वाली होती है। अगले दिन अब यहाँ पर इस गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इस गांव में कोई भी बस स्टॉप नहीं था, यानी कि सीधा मतलब यह कि कोई भी बस आकर इनके गांव में के सामने से सीधे गुजर जाती थी, रुकती कभी नहीं थी किसी भी मुसाफिर के लिए। और इसी टॉपिक के इर्द गिर्द इस पूरी मूवी को बुना गया है कि आखिर कैसे इस गांव के लोगों को अपना इंसाफ मिलता है, जिसमें कर्नन अपनी जान लगा देता है। वेलकमिंग बैक टू दी मेन स्टोरी। यहाँ पूजल अपने पिता के साथ अपने एग्जाम के लिए जा रही होती है, मगर तभी वहाँ दूसरे गांव की कुछ लोग बैठकर एक लड़की की गंदी सी ड्राइंग बना रहे होते हैं। यह सब कुछ पूजल के पिता देख लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि गंदी तस्वीर एक लड़की के सामने तुम कैसे बना सकते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लेकिन इतने में ही वह लोग उसके पिता पर बरस पड़ते हैं। काफी सारी कुटाई पिटाई हो जाती है और तभी दूसरे गांव का एक शख्स वहां पहुंच जाता है और कहता है कि इस बस स्टॉप पर आज के बाद आना है।
ये हमारे गांव का बस स्टॉप है, निकल जाओ यहाँ से। और जब ये बात कन्नन को पता चलती है कि दूसरे गांव के बस स्टॉप के जो लोग थे उन्होंने हमारे गांव के लोगों को परेशान किया, ना ही बस पकड़ने दी और ना ही एग्जाम देने दिया, तो कन्नन एक प्लान सेट करता है। जिस रास्ते से वो चारों दूसरे गांव के लोग आते जाते रहते थे, उन्हीं के बीच में काफी सारे गाय बैलों को खड़ा कर देता है। और जब वो लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं तो पीछे से करना ना कर उन पर करता है, उन्हें खूब धोता है, लुंगी उठाकर लात मारता है। वो लोग भी कम का रहने वाले थे, वो भी लुंगी टाइट करके उसको मारते हैं। लेकिन अब अगर झगड़ा हुआ है तो पंचायत भी बैठनी थी, क्योंकि गांव के रूल्स यही होते हैं। तो नेक्स्ट डे इन दोनों ही गांव के बीच में सलाह मशवरा होने लगता है, मगर इसमें तो सीधा कर्नल पर ही उंगली उठ जाती है और ये बताया जाता है कि आखिर तुमने दूसरे गांव के लोगों को मारा क्यों? ऐसा कर तो तुमने सामने के गांव से हमारे साथ और दुश्मनी बढ़ा दी है, इस पर तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अब हालांकि यहाँ पर वाड़ा मल्लई और साथ ही उसके कुछ लोग कर्नल से चिढ़ते थे, इसलिए वो तो चाहते थे कि हाँ कर्नल को तो सजा होनी ही चाहिए। लेकिन तभी गांव मेंबाइट गांव के मुखिया यानी कि दुर्योधन बताते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। जिस दिन पूजल का एग्जाम था और वह बस के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी तो कुछ लोगों ने उसे और उसके पिता को छेड़ा और मारपीट करी। उसके रिप्लाई में जाकर कर्नल ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया, तो इसने तो बल्कि हमारे गांव के लिए अच्छा ही किया है। कर्नल, तुमने जो किया सही किया, यह गांव तुम्हारे है, इस कर्म का कर्जदार है। नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि पूजल स्कूल नहीं गई होती है, तो वो आकर पूछता है कि आखिर तुम गई क्यों नहीं? तो पूजल बताती है कि जो इंसिडेंट्स कल हुआ उसके बारे में मैं भी सिचुएशन को और ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना चाहती, तो इससे अच्छा यही है कि स्कूल ना जाऊं। अब जैसा कि एक छोटा सा गांव था, ना ही ज्यादा शॉप्स थी और ना ही कोई शॉपिंग मॉल, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए लोग जुए का सहारा लेते थे। तो कर्दन के दादा यमन उसे जुआ खेलने के लिए कहते हैं, तो कर्दन कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, शायद हो सकता है कि आपकी सासुमां के पास पैसे पड़े हो। तभी उसके दादा यमन अपनी सासुमां के पास पहुंच जाते हैं, जो कि इस वक्त सूखी लकड़ी तोड़कर घर में खाना पकाने के लिए इकट्ठा कर रही होती है। तभी बातों ही बातों में यमन उसकी साड़ी की पोटली खोलकर उसमें से 10 रुपए निकाल लेते हैं। पहले ये बात उसकी सासू माँ को पता तो चल जाती है, मगर फिर भी वो उसे वो पैसा ले जाने देती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर जुआ खेलते हैं और काफी सारे पैसे जीत जाते हैं। जहाँ सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि इस दिन कर्नल का CRPF का टेस्ट होता है। सभी लोगों को काफी दूर तक तो होता है, दौड़ाया जाता है। अब करण की फिजिक अच्छी होने की वजह से करण का वह टेस्ट क्लियर हो जाता है। यह देख गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि कर्नन गांव का पहला इंसान होने वाला था जिससे कि गवर्नमेंट जॉब लगने वाली थी। घर जाते वक्त यह लोग जिस बस में बैठे होते हैं उसी बस में द्रौपदी भी होती है। अब हालांकि होते तो यह सेम ही गांव के हैं, मगर द्रौपदी ने खुद की टिकट दी दूसरे गांव के लिए ली थी, क्योंकि इनका गांव आने पर तो ये लोग गाड़ी रोकते ही नहीं थे और जैसे इनका गांव आता है तो ड्राइवर बिना गाड़ी रोके वहां से निकलने लगता है। वो कंडक्टर से काफी गुहार लगाता है कि रोगो भाई, मेरा यहाँ पर गांव आ चुका है, मुझे उतरना है, मगर वो तो रोकता ही नहीं है। इसी वजह से कन्नन वहाँ से जंप मार देता है। उसके जंप मारने से गाड़ी रुक जाती है और जो लोग इस गांव में गांव की सवारी थे वह उतर जाते हैं, जिसके बाद माहौल को शांत करवाया जाता है। लेकिन कर्नल शांत नहीं हुआ होता है और वह गुस्से में एक पहाड़ पर बैठकर बस भाटे फेंक रहा होता है। तभी वहाँ पर द्रौपदी आ जाती है और उसे किस करती है, क्योंकि आज उसकी वजह से वह बिल्कुल एक सेम टाइम पर अपने गांव की ही लोकेशन पर उतरी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता और अब देखते ही देखते इनके बीच प्यार बढ़ जाता है और थोड़ा गपक भी हो जाता है। मतलब यू नो व्हाट आई मीन। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर यमन को एक छोटी लड़की मास्क पहनकर मिलती है और वो बताती है कि उसने अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे जो कि घर की जमीन के नीचे गाड़े हुए हैं,
और तभी यमन की नींद खुलती है और हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि वो लड़की रियलिटी में नहीं बल्कि यमन के सपनों में आई थी। जिसके बाद तो घर में खुदाई होना स्टार्ट हो जाती है और तभी उन्हें छोटा सा गुल्लक मिलता है जिसके अंदर कुछ पैसे बड़े थे। ये देखकर कन्नन की माँ रोने लगती है कि उसकी बेटी मरने से पहले कुछ पैसे छोड़कर गई थी, यानी कि वो छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि कन्नन उनकी छोटी बहन थी। यानी इस मूवी के स्टार्टिंग में जो लड़की रोड पर तड़प तड़प कर मर गई थी वह और कोई नहीं बल्कि यही लड़की थी जो कि अब सिर्फ लोगों की यादों के सहारे जिंदा थी, या फिर इसे सकारात्मक भी कह सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह और यहाँ पर उन कुछ पैसों से कन्नन और यमन आकर जुआ खेलने लगते हैं। लेकिन इस जुआ खेलते वक्त वाड़ा मल्लई कन्नन की बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिस पर कन्नन को गुस्सा आता है और वह उसे वहीं पर पीटता है। लेकिन मौका पाता ही वाड़ा मल्लई वहां से भाग जाता है। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर कन्नन द्रौपदी से मिलने के लिए आया होता है। लेकिन इस वक्त द्रौपदी उससे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने एक दिन पहले उसके भाई को बुरी तरह तरीके से मारा था। हालांकि कन्नन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो भी हुआ वो उसकी गलती जरूर थी, लेकिन वारामल्ली ने भी उसकी बहन के बारे में गलत बातें बोली थी। मगर लाख समझाने के बावजूद भी द्रौपदी उसकी बात नहीं मानती। वहीं हम देखते हैं कि गांव में किसी की डेथ हो गई होती है और यहाँ के रूल्स ये थे कि किसी की भी डेथ हो जाने पर उसे काफी हर्षोल्लास के साथ विदा किया जाता था। इसलिए गांव में कुछ डांसर्स आकर वहाँ के माहौल को चेंज करने की कोशिश करती है। यहाँ हम कर्नल को भी देख पाते हैं जिसका मूड इस वक्त काफी ऑफ था, लेकिन सामने खड़ी नाचती लड़कियां अपने डांस के जरिए लोगों के दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर कर्नल भी जितना ज्यादा दुखी था उतना ही ज्यादा अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है और पास ही की दुकान से जाकर कच्ची थैली लेकर पी लेता है। अब जो दारू पीते होंगे उनको पता होगा कच्ची थैली क्या होती है। एंड ऑल्सो कमिंग बैक टू दी मेन स्टोरी, यहाँ पर वो जमकर डांस करता है और ऐसा जाता रहा होता है कि उसे तो बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन वहीं पर द्रौपदी आकर उसके सिर पर एक पानी से भरा घड़ा डाल देती है। जिसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं कि कर्नल की बड़ी बहन उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि एक दिन पहले उसने गांव में दारू पीकर डांस किया और साथ ही द्रौपदी को नीचे दिखाने की कोशिश करी। इस वक्त वो जो हाथ से खाना खा रहा था उसने वो तका तक फेंक दिया था। उसकी माँ समझाती है कि ये छोटा बेटा है, इसने जो किया सो किया। हालांकि कुछ गलत नहीं था वो, मगर फिर भी उसकी बड़ी बहन उसे काफी खरी खोटी सुना देती है और जाते वक्त यह कहकर जाती है कि इस घर का सारा काम तो मुझे ही देखना पड़ा, आखिर तो करता क्या है इस घर में। जिसकी वजह से कड़न को ये बातें बुरी लगती है और वह जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। वहीं पर उसके दादा यमन पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि आज हमारे गांव और पास ही के गांव के बीच एक कबड्डी का मैच होने वाला है। जो भी उस मैच को जीतेगा उससे काफी भारी रकम मिल जाएगी। ये बात सुनकर कर्नन को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे घर के खर्चे के लिए काफी खरी खोटी सुनाई थी, इसलिए वो इस मैच में जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इनके और सामने वाले गांव के बीच में एक जबरदस्त कबड्डी का मैच होता है। लेकिन वहाँ का रेफरी उस गांव के अमीर शख्स से मिला हुआ था, इसलिए वो बार बार गलत डिसीजन ले रहा था और इसी की चलते कर्नल की उससे लड़ाई हो जाती है और दूसरे गांव के सारे लोग मिलकर उसे इस गेम से बाहर कर देते हैं। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि एक छोटा सा परिवार जिसके अंदर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और यह लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं शहर जाने के लिए, क्योंकि यह डिलीवरी का टाइम आ चुका था, मगर कोई भी बस वाला उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। तभी उस रास्ते से एक बस जा रही होती है और उस औरत का बस बड़ा लड़का उस बस के कांच पर एक जोरदार पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे कि ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरकर उन्हें मारने लगते हैं। यह सारा वाकया कर्नल अपनी आंखों से देख रहा था। पहला गुस्सा तो उसे उन गांव के लोगों पर था जिन्होंने कबड्डी के खेल में उसके साथ बेईमानी करी, और दूसरा गुस्सा एक गर्भवती औरत को रोड पर खड़ा देखकर भी उसने गाड़ी नहीं ली।
और इन्हीं दोनों रीजन की वजह से वो वहाँ पर दंगा करना स्टार्ट कर देता है। एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उन दोनों को खूब पीटता है, उस पूरी बस की ऐसी की कर देता है। वहाँ पर काफी लड़ाई झगड़ा होता है और देखते ही देखते लड़ाई झगड़ा एक बड़ा रूप ले लेता है और गांव के बाकी लोग भी आकर उसकी पूरी बस को तोड़ फोड़ देते हैं, जिसके रिस्पांस में अगले दिन उनके गांव में पुलिस आएगी चाहती है। उनसे काफी सारी पूछताछ होती है और उन लोगों के बारे में जिक्र होता है जिन्होंने उस बस की तोड़ा फोड़ी करी थी, मगर गांव का कोई भी शख्स गर्दन और उसके साथियों के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। तभी उस बस कंडक्टर को वो छोटा बच्चा दिखाई पड़ता है जिसने कि उस बस के कांच को पत्थर फेंककर तोड़ दिया था। तभी वो उस बच्चे को उठाकर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन ऐसा होता कन्नन देख नहीं सकता था, इसलिए जो लोग उस पानी की टंकी पर चढ़कर उन पुलिस वालों से छिप रहे थे, अब वो सभी उनके सामने आ जाते हैं। जिसक कर्णनन को पकड़कर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी गांव वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कर्नल को हाथ भी लगाया तो तुम सबको यहीं पर काट कर रख देंगे। वहीं पर उस बस का ओनर भी खड़ा था और उसने ये सोचा कि अगर यहाँ पर शांति से बात नहीं की गई तो झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वो पुलिस वालों को पूरे मामले को शांत करने के लिए कहते हैं और गांव वालों के साथ समझौता कर लेते हैं कि ठीक है, जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन कोई भी अब झगड़ा नहीं करेगा। और साथ ही जाने से पहले यह भी कहकर जाता है कि हाँ, मेरे ड्राइवर की गलती थी कि उसे एक गर्भवती महिला को देखकर गाड़ी रोकनी चाहिए थी, मगर उसने नहीं रोकी। अब बाद से ऐसा नहीं होगा। अब से रोज एक बार इस गांव के आगे से जो भी बस निकलेगी वह वहां पर जरूर रोकेगी पैसेंजर्स को। हालांकि यहाँ पर सारा झगड़ा तो खत्म हो चुका था, मगर वह पुलिस वाला इस वक्त भी खुन्नस में था, क्योंकि वह तो आया था लोगों को पीटने के लिए, अपना हाथ साफ करने के लिए, लेकिन गांव के लोगों ने ही उसे धमकी दे डाली। इसलिए वह एक छोटी सी चाल खेलता है और उस गांव के कुछ लोगों को अपने पुलिस स्टेशन बुलवाकर उस हादसे के रिकॉर्ड्स रखवाने के लिए उनके साइनस कॉपी पर मांगता है। वहां पर कुछ कोई उन्हें बैठने तक नहीं कहता और काफी देर खड़े रहने के बाद में जब यहाँ पर वाड़ा, मलाई और दुर्योधन पुलिस वाले से जवाब मांगते हैं तो वह पुलिस वाला गुस्से में आकर उन्हें बस पीटने लगता है। उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारता है कि हाथ, पैर, सर हर जगह से खून निकलने लगता है। पीट पीट कर उनकी हालत पतली कर देता है और ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन गांव की कुछ और थी जब तक कर्नल के पास पहुंचती है और बताती है कि यहाँ से कुछ लोग पुलिस स्टेशन गए थे कल, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। और जब कर्नल वहाँ पर पहुँचता है तो देख पाता है कि उन लोगों की तो इन पुलिस वालों ने लठ मार मार के हर एक अंग तोड़ दिया था। जिस पर तो कर्नल को गुस्सा आता है और वो पास ही की कुछ लकड़े लेकर पूरे पुलिस स्टेशन को तहस नहस कर देता है, उनका हर एक सामान तोड़ देता है और अपने लोगों को लेकर वापस से गाँव में आ जाता है। गांव वाले इस बात को जानते थे कि आज हमने इनके पुलिस स्टेशन को जो तोड़ा है उसके रिप्लाई में यह लोग हमसे बदला जरूर देंगे, इसलिए वह सभी गर्दन के साथ मिलकर प्री प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर हर कोई गांव का मर्द लकड़ी के फट्टे और औजार लेकर उनका सामना करने के लिए तैयार था, वहीं गांव की कुछ औरतें उन सभी को रात भर जागने के लिए उनका खाना तैयार करती है और साथ ही सारे बच्चों को एक अलग जगह कोने में रख देती है, ताकि अगर पुलिस वालों का हमला भी हो तो सब आदमी मिलकर उस गांव के हमले को संभाल ले। लेकिन अगले दिन हम देख पाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट सर्विस की तरफ से गांव में एक लेटर आता है जो कि कर्नल के लिए था और उसमें लिखा था कि कर्नल ने उसका सीआरपीएफ का टेस्ट पाया कर लिया है और अब उसकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई है। ये देखकर यमन काफी खुश होते हैं और अपने पोते कर्नल को कहते हैं कि तुम हम गांव वालों की चिंता मत करो, अगर कोई आता भी है तो उसे हम देख लेंगे, तुम जाकर अपनी जॉब को संभालो। वैसे भी गांव के तुम पहले शख्स होंगे जैसे कि गवर्नमेंट जॉब लगी है। मगर कर्नल अपने गांव वालों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो ये बात जानता था कि अगर वो यहाँ से गया और मान लो पीछे से पुलिस वाले आए तो उनका साथ कौन देगा। 2:42
लेकिन सारे गांव वाले मिलकर उसे समझाने लगते हैं। उसे कहते हैं कि यह लड़ाई हमारी है, ऐसे हम लड़ लेंगे। जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है तुम उसे गवाओ मत। क्या पता आगे चलकर तुम एक बहुत ही बड़े अधिकारी बन जाओ और इस गांव के लिए कुछ अच्छा करो, तो बेहतर यही होगा कि इस वक्त है ये सारा मसला तुम हमारे ऊपर छोड़ दो और जाकर अपनी जॉब को संभालो। वेल कर्नल जाना तो नहीं चाहता था। 3:02। लेकिन सभी गांव वालों की फोर्स करने के बाद में उसे यहाँ से जाना ही पड़ता है। साथ ही उसके दादा उसे उसकी तलवार भी दे देते हैं, जिसकी मदद से उसने इस गांव की प्रथा को पूरा किया था। मगर तभी हम देखते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स गांव के आसपास पहुंच जाती है। हालांकि गांव वालों ने इंस्पेक्टर को बच्चों के थ्रू ये संदेश भिजवाया कि हम सभी आप लोगों से लड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसमें भलाई यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। आपने जो किया वो गलत था और उसके बदले में हमने भी वही किया जो सही था। वहाँ पर कुछ अधिकारी भी खड़े थे जो कि कहते हैं कि इस वक्त यहाँ से जाना ही सही रहेगा, क्योंकि गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में है। मगर इंस्पेक्टर जो कि क्रोध की ज्वाला में जल रहा था, उसने जानबूझकर एक भाटा गांव वालों की तरफ फेंका और उसके बाद होना क्या था। 3:42। सारे गांव वाले और पुलिस वालों के बीच में एक जमकर फाइट हो जाती है। जावर पुलिस वालों के पास में बड़ी लाठियां और साथ ही प्रोटेक्टिंग शील्ड हाथ में थी, जबकि गांव वालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे पुलिस वाले हर किसी के घर में घुसकर एक एक को बेरहमी से मारते हैं, गर्दन का पूरा घर तबाह कर देते हैं, तक कि बच्चों और औरतों तक पर भी हाथ उठाते हैं। वहीं हम व्यूवर्स ये देख पाते हैं कि जो औरत इस वक्त गर्भवती थी वो अपने बच्चे की डिलीवरी करने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त गांव के बाहर जो पुलिस थी वो अंदर आने वाली होती है। ये काफी क्रिटिकल कंडीशन थी। यमन के सामने आखिर वो अकेला शख्स इतने सारे पुलिस वालों को अंदर जाने से रोकता तो कैसे रोकता। 4:19। इसलिए वो ये सब 4:20 कुछ सहन नहीं कर पाता और पास ही पड़ी घासलेट के पीपी को अपने ऊपर डालना शुरू कर देता है और तीली लगाकर खुद में आग लगा लेता है। उसके तन बदन में आग लग जाती है, जिसके बाद उसका जलता शरीर गांव के सामने आता है। हर कोई देखकर चिल्लाने लगता है कि अरे इसे कोई बचाओ, इसे कोई रोको। मगर तब तक तो यमन के पूरे शरीर में आग लग चुकी थी और वह वहीं पर जलकर मारा जाता है। इस वक्त गांव वालों की उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि उन्हें इस वक्त बचाने वाला कोई नहीं था। हर किसी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। और तभी हम उसी छोटे बच्चे को देख पाते हैं जिसके पास में उसका घोड़ा हुआ करता था। वो फटाफट से अपने घोड़े पर बैठकर भागता है और कर्नल को बताता है कि आप जैसे यहाँ से गए पुलिस वालों ने पीछे से आकर हमारे ऊपर हमला बोल दिया, यहाँ तक कि एक बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ा। ये कर्नल को तो गुस्सा आ जाता है और जो उनका साथी जो कि उनके साथ चल रहा था और पहले झगड़ा न करने की सलाह दे रहा था, इस वक्त वो आगे से होकर कर्नल को उसकी तलवार देता है और कहता है कि सबका सफाया कर दो। जिसके बाद तो कर्नल उसी घोड़े पर बैठकर अपने गांव में वापस आता है और अपनी दादा की जली लाश और वहां पर मजबूर पड़ी औरतों को देखकर तो जिसका गुस्सा एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है और वो हर किसी को अपनी तलवार से काटने लगता है। फिर बारी आती है इंस्पेक्टर की, जहां पर कर्नल उसके गले पर तलवार रखकर सारे पुलिस वालों को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन सारे पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। इसीलिए वो इंस्पेक्टर को एक कमरे में ले जाता है। अब जाएं, एक तरफ तो कर्नल के सर पर अपने दादा की मौत का गुस्सा सवाल है, इसीलिए वो उसे कमरे में ले जाकर गेट बंद कर देता है और फिर उसकी दमादम कुटी स्टार्ट करता है। वेल इंस्पेक्टर भी कम नहीं था और वो भी उसके साथ एक जबरदस्त फाइट करता है, बट एट दी एंड गर्दन की सरक जाती है और वो अपनी उसी तलवार से उस इंस्पेक्टर को जान से मार डालता है। और यहीं से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी कि ये वो वक्त था जब सारे पुलिस वाले गर्दन के हाथ बेड़ियों में जकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। इस वक्त यहाँ पर करण को 10 साल की जेल हो जाती है, जिसके बाद में सीन दिखाया जाता है 10 साल बाद का।
यानी कि कर्नन अब वापस से अपनी सजा काटकर गांव में वापस आ चुका है। उसके वापस आने की वजह से सारे गांव वाले खुश होते हैं और अपनी खुशी का इजहार करने के लिए काफी अच्छा डांस करते हैं। और वहीं पर हम कर्नल की छोटी बहन को भी देख पाते हैं, जो कि इस गांव में वापस से हर्षोल्लास को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि कोई वक्त था जब कोई भी बस को रोका नहीं करता था और आज उस गांव के लिए हर कोई तैयार था उसकी उत्पत्ति और समृद्धि के लिए। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। मूल निवासियों पर बनी फिल्म कर्णनन आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें।